हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में भौतिकी के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है विद्युत फ्यूज का, बी ऑप्शन है एमीटर का, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर का, डी ऑप्शन है प्रतिरोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ए ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है प्रोटॉन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे ऋण आवेश होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है ओम मीटर, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है ओम के, बी ऑप्शन है वोल्ट के, सी ऑप्शन है एम्पियर के, डी ऑप्शन है वाट के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है। तो ये वोल्ट के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। ए ऑप्शन है नीले रंग का, बी ऑप्शन है पीला रंग का, सी ऑप्शन है लाल रंग का, डी ऑप्शन है काला रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो वायुमंडल होता है इसमें नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसीलिए जो हमारा आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है। तो वो नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि किसी विद्युत तार के सतत बंध पथ को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है विद्युत परिपथ, बी ऑप्शन है विद्युत धारा, सी ऑप्शन है खुला परिपथ, डी ऑप्शन है शक्ति परिपथ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी विद्युत तार के सतत बंध पथ को क्या कहा जाता है। तो विद्युत परिपथ कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है, क्यों। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण,
सी ऑप्शन है वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है। तो लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का, डी ऑप्शन है समतल लेंस का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन है डायोप्टर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है फोकस, डी ऑप्शन है एमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन है कूलाम्ब, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ए ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितना होता है? तो स्पष्ट देखने की दूर बिंदु अनंत होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है आवर्धन, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? ए ऑप्शन है 2 ध्रुव, बी ऑप्शन है 3 ध्रुव, सी ऑप्शन है 4 ध्रुव, डी ऑप्शन है 5 ध्रुव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? ए ऑप्शन है 30 डिग्री का, बी ऑप्शन है 60 डिग्री का, सी ऑप्शन है 45 डिग्री का, डी ऑप्शन है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन है वाट,
बी ऑप्शन है वाट घंटा, सी ऑप्शन है यूनिट, डी ऑप्शन है ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। ए ऑप्शन है न्यूटन ने, बी ऑप्शन है ओस्टर्ड ने, सी ऑप्शन है मैक्सवेल ने, डी ऑप्शन है ओम ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो ओस्टर्ड ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा में, सी ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, डी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलता है। ए ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव से, बी ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव से, सी ऑप्शन है किसी भी ध्रुव से निकल सकती है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलती है। तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तरी ध्रुव से निकलती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है। ए ऑप्शन है ब्यूटेन गैस, बी ऑप्शन है प्रोपेन गैस, सी ऑप्शन है मीथेन गैस, डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन है एलपीजी का, बी ऑप्शन है गोबर गैस का, सी ऑप्शन है सीएनजी का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। तो सीएनजी गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सीएनजी का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि पवनों का देश किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है अमेरिका को, सी ऑप्शन है डेनमार्क को, डी ऑप्शन है पाकिस्तान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पवनों का देश किसे कहते हैं। तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है हीलियम से, बी ऑप्शन है क्रोमियम से, सी ऑप्शन है यूरेनियम से, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है रेटिना पर, बी ऑप्शन है आइरिस पर, सी ऑप्शन है नेत्र गोलक पर, डी ऑप्शन है कार्निया पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रेटिना को ही दृष्टि पटल भी बोला जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, डी ऑप्शन है हीलियम गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना पाया जाता है। तो 0.03% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो ये लगभग 21% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि किसका उष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है। ए ऑप्शन है गोबर गैस का, बी ऑप्शन है लकड़ी का, सी ऑप्शन है एलपीजी का, डी ऑप्शन है किरोसिन का। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि निम्न में से ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है, तो इसमें से किसका ऊष्मीय मान ज्यादा होता है? तो जो एलपीजी होता है यानी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसका जो ऊष्मीय मान होता है वो अधिक होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि सीएनजी का विस्तृत नाम क्या होता है? ए ऑप्शन है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, बी ऑप्शन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी का विस्तृत नाम क्या होता है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? इंग्लिश में तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है? ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है अदीप्त, बी ऑप्शन है प्रदीप्त, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक नहीं देखे होंगे तो फिर से एक बार देख लीजिएगा जहां से आपका छूटा होगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं अभी तक तो इस नंबर पे आपको क्या करना है कि एसएमएस करना है व्हाट्सएप से और बोलना है कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए। यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं 87 89 30 7304। इस पे आपको क्या करना है, बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको जोड़ देंगे। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अवतल दर्पण का, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उभयोतल दर्पण का। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।